Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to my channel sharjah.com। और आज मैं आपको जो लेक्चर लाया हूँ उसमें हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे और उसमें हम कुछ बुक के एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक्सरसाइज से भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बोर्ड पे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 9 के प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के। सबसे पहला फार्मूला है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ द फोर्स ऑन एन इलास्टिक बॉडी टू रिगेन इट्स शेप, जैसा कि लेक्चर में पहले बताया जा चुका है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई डिफॉर्मेशन हो सकती है उस पर लगने वाली फोर्स F और वो फोर्स जितने एरिया पे लग रही है तो उस फोर्स का और एरिया का जो रेशो है वो स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बनता है फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद है लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ द चेंज इन लेंथ के जो भी बॉडी में डिफॉर्मेशन होती है तो उसमें जो भी उसकी लेंथ में या उसके एरिया में, उसकी शेप में या उसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो चेंज उसके यूनिट एरिया के हिसाब से इंक्रीज़ करता है। तो वो जो रेशो है चेंज इन लेंथ का ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से उसको हम लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। तो इधर डेल्टा L जो है ये हमें चेंज इन लेंथ या इंक्रीज़ इन लेंथ को शो कर रहा है और L जो है वो ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ को शो कर रही है ऑब्जेक्ट के कि वो कितना उसकी लेंथ है ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग में। इसी तरह से हुक्स लॉ हम जानते हैं कि द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज हुक्स लॉ। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशो है वो हर इलास्टिक बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ। और इसी तरह से यंग्स मॉड्यूलस भी हुक्स लॉ की एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो लिया जाता है जो कि कांस्टेंट होता है। यही वो कांस्टेंट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन अगर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो फिर उस रेशो को हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस और उसको y से शो करते हैं। तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो फार्मूलाज हैं F अपॉन A डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L, उसको पुट करने से हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस का ये फार्मूला बनता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी एंड डेल्टा L द इंक्रीज इन लेंथ जो भी उसमें आएगी। इट इज़ यंग्स मॉड्यूलस। इसी तरह से हुक्स लॉ को अगर हम किसी इलास्टिक स्प्रिंग यानी हेलिकल स्प्रिंग पे अप्लाई करें तो हेलिकल स्प्रिंग पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होती है। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग में एक्सटेंशन होती है और जैसे जैसे फोर्स आप बढ़ाते जाते हैं एक्सटेंशन भी बढ़ती जाती है। इट मीन्स के फोर्स एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बट दिस फोर्स इज़ अपोजिट टू द एक्सटेंशन, क्योंकि स्प्रिंग की जो फोर्स होती है वो एक्सटेंशन के अपोजिट होती है और नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी लगाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इट मीन्स दैट F इज इक्वल टू kx, जो कि k यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्प्रिंग के मटेरियल पर और स्प्रिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पर डिफरेंट उसके फैक्टर्स हैं। तो ये दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। और भी फार्मूलाज हैं लेकिन फ़िलहाल हम अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फार्मूलाज पे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये फार्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद अगर आपको इनको समझना है तो मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 10 को एक्सप्लेन किया है और इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने के बाद अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ।
सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटेलिक बार इज 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बार है, देखिए ये मेटेलिक बार आपको नजर आ रही है, एक रॉड है जो कि क्यूबॉइड शक्ल में है और इसकी लेंथ है L और इसकी जो सामने जो फेस है उसकी विड्थ और ब्रेड्थ जो है वो L और B है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है। इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है। अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन स्ट्रेचेज इट बाय 0.25 सेंटीमीटर। 10,000 न्यूटन की फोर्स अगर उस पर लगाई जाती है उसको स्ट्रेच करने के लिए, तो उसमें स्ट्रेच आता है, उसमें जो एक्सटेंशन आती है वो 0.25 सेंटीमीटर की आती है। फाइंड द स्ट्रेस, स्ट्रेस मालूम करना है, स्ट्रेन मालूम करना है और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका डेटा बनाते हैं। तो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम यहाँ डेटा बनाते हैं। तो डेटा में सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम ए से शो करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि ये लेंथ है L और विड्थ इसकी B है। तो ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर चूँकि SI यूनिट नहीं है तो इसको हम SI यूनिट यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे दोनों को, ये मीटर हो जाएगा और ये अब बन जाएगा 0.01 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.01 मीटर। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 0.0001 मीटर, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4, 1 2 3 4। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये स्क्वायर मीटर में ये एरिया की वैल्यू आएगी, जो कि SI यूनिट है एरिया का। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ये है। आगे वो कह रहे हैं कि इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, यानी लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करने पर ये आएगा 0.5 मीटर और इसको हम L से शो करते हैं। इसी तरह से फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू भी दी है, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 10,000 न्यूटन, ये इस पर अप्लाई की जा रही है और वो फोर्स इसको स्ट्रेच करती है 0.25 सेंटीमीटर तक, यानी कि ये रॉड थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है। तो दिस इज़ द स्ट्रेच, ये जो है आपका ये डेल्टा L है, ये स्ट्रेचिंग है इसकी, ये थोड़ी सी इंक्रीज हो गई लेंथ। तो जो इंक्रीज इन लेंथ है वो हम यहाँ लिखेंगे, इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा L इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मीटर में, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो ये आ जाएगा 0.0025 मीटर। और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो 1 2 3 टाइम्स यहाँ जाएगा 2 के बाद, तो ये 2.5 बन जाएगा और 3 टाइम्स अगर राइट साइड पे जाता है पॉइंट तो फिर पावर माइनस में लिखी जाती है। तो ये तो हो गई डेल्टा L की वैल्यू। आगे वो कह रहे हैं फाइंड द स्ट्रेस, स्ट्रेस मालूम करना है, स्ट्रेन की वैल्यू मालूम करनी है और यंग्स मॉड्यूलस यानी Y की वैल्यू मालूम करनी है, जो कि रिक्वायर्ड है हमें। तो आई होप कि ये डेटा आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 पे हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेस फॉर स्ट्रेस। चूंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला अभी हमने देखा था फोर्स अपॉन एरिया,
तो फोर्स की वैल्यू है 10,000 न्यूटन, यानी कि 10,000 न्यूटन, और एरिया है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 10,000 को हम लिखते हैं 10⁻⁴ न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ को हम अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो इसकी पावर हो जाएगी +4, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर की पावर भी -2 हो जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴ + 4 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 10⁻⁴ + 4 सेम बेसिस, तो फिर पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10⁸ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये हो गई स्ट्रेस की वैल्यू। तो ये तो हो गई स्ट्रेस। नाउ नंबर 2 फॉर स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला ये भी हमने अभी पढ़ा। स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L। डेल्टा L इज द इंक्रीज इन लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L की वैल्यू है 2.5 × 10⁻³ 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ इसकी 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर है, तो ये हमारा 0.5 मीटर हो। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, और 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 तो ये हो गया 5.0 × 10⁻³ तो स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 5.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ यूनिट कोई नहीं आएगा क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों लेंथ्स हैं, दोनों का रेशो यूनिट्स कैंसिल कर देता है। तो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5, किसी भी नंबर को 0.5 से डिवाइड करते हैं तो उसको डबल कर देते हैं। तो 2.5 का डबल 5, यानी ये 2.5 है, 2.5 का डबल 5, क्योंकि 0.5 से डिवाइड किया है। और अगर किसी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का हाफ हो जाता है। तो ये हमें पहले भी आपको बता चुका हूँ मैथमेटिक्स के लेक्चर में। नाउ नंबर 3 फॉर यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, तो y = F मल्टीप्लाई बाय L अपॉन A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L। तो F की वैल्यू 10,000 न्यूटन, L की वैल्यू 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय A की वैल्यू 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर, 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर, और डेल्टा L की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। तो यहाँ भी मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, और बाकी नंबर्स को हम करते हैं तो 10,000 मीन्स 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और जो यूनिट्स बच रहे हैं वो है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये आपका यूनिट भी आ गया इसका यंग्स मॉड्यूलस का। तो 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये -4 ऊपर जाके +4 हो गया, और ये 10⁻³ -3 भी ऊपर जाके +3 हो गई, और 0.5 डिवाइड बाय 2.5 ये बनता है 0.2। तो 10 की पावर हो गई 4 + 4 8 और 3 11, और ये हो गया 0.2 यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 2 आप देख रहे हैं बोर्ड पे। अ मेटल बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 स्क्वायर मिलीमीटर is 4 meter long
A force of 5000 Newton increases its length by 0.25 millimeter. Find Young's modulus of the metal. एक मेटल बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है जिसको हम ए से शो करते हैं और वो है 1000 स्क्वायर मिलीमीटर। नाउ अब इस मिलीमीटर स्क्वायर को हमें चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, जो कि एसआई यूनिट है एरिया का। तो उसके लिए हमें करना ये पड़ता है कि कन्वर्जन आप देख रहे हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, और अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर हो जाएंगे, और 1 को 1000 से डिवाइड करें तो 0.001 आता है। इसका मतलब ये है 1 मिलीमीटर में 0.001 मीटर्स होते हैं। और अगर इसको मज़ीद साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो 0.001 को हम लिखते हैं 10 की पावर -3। तो 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर मिलीमीटर की जगह हम यूज़ करेंगे 10 की पावर -3 मीटर, और इसी तरह से 1000 को हम लिखेंगे 10 की पावर 3, क्योंकि इसमें 3 ज़ीरो हैं, मल्टीप्लाई बाय मिलीमीटर की जगह आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर और फिर उसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, और मीटर का स्क्वायर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और जब ये -6 और ये +3 होगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3 स्क्वायर मीटर। दिस इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमने एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। 4 मीटर लॉन्ग ये मेटल बार है, तो 4 मीटर इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बार, तो L इज इक्वल टू 4 मीटर। अ फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, एक फोर्स भी लग रही है जो कि 5000 न्यूटन है। इंक्रीजेज इट्स लेंथ बाय 0.25 मिलीमीटर, इसमें लेंथ इंक्रीज कर दी इस फोर्स ने इतनी, तो इंक्रीज इन लेंथ को हम डेल्टा एल कहते हैं, जो कि है 0.25 मिलीमीटर, जिसको कन्वर्ट करना है हमें फिर दोबारा से मीटर में। तो चूँकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं तो 0.25 को हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, और ये हमारे पास आंसर आएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 1000 को हम लिखेंगे 10 की पावर 3, और इसी तरह से जब ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो ये तो हो गई इंक्रीज इन लेंथ। आगे वो कह रहे हैं फाइंड द यंग्स मॉड्यूलस, यानी y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन में फॉर्मूला भी लिखना होता है हमें और साथ में कैलकुलेशन करनी होती है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दें या फिर आप फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन की हेडिंग डाल दें, विच इज़ मोर एक्यूरेट एंड मोर डिस्क्रिप्टिव। तो y इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस, और इसका फॉर्मूला जैसे कि पिछली प्रॉब्लम में देखा था f मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L। तो f की वैल्यू 5000 न्यूटन, L की वैल्यू 4 मीटर डिवाइडेड बाय A की वैल्यू विच इज़ 10 की पावर -3 स्क्वायर मीटर, और डेल्टा L की वैल्यू जो कि 0.25 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, 0.25 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। पहले की तरह फिर वही मीटर से मीटर हमें कैंसिल करना है। 5000 को हम साइंटिफिक वे में लिखते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1000 का बनता है 10 की पावर 3, और मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3, 10 की पावर
-3 और 0.25 और नीचे आ गया स्क्वायर मीटर। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो गया 20 और 10 की पावर ये 3 और ये -3 और ये -3 हो गया -6 और ऊपर जाके हो गया +6 डिवाइडेड बाय 0.25 और यूनिट्स जो बच रहे हैं वो हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नाउ 20 को हम डिवाइड करेंगे 0.25 से तो ये बनता है 80, 10 की पावर 9 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और 80 को हम साइंटिफिक वे में लिखते हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, लिहाजा 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1 ये बन गया 10 की पावर 10। तो ये आपकी यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 3 आप देख रहे हैं। अ स्टील वायर 4 मीटर लॉन्ग हैज़ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.4 इंटू 10⁻⁻7 स्क्वायर मीटर। एक स्टील का वायर है जिसकी लेंथ है 4 मीटर, तो लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 4 मीटर ले लिया हमने और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी ये वायर अगर ऐसा है, ये इस तरह का कोई वायर है, ऐसा कोई ये वायर है, तो इसका जो एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दिस इज ए जिसको हम कहेंगे ये 2.4 इंटू 10⁻⁻7 स्क्वायर मीटर है और फोर्स लग रही है F 36 न्यूटन की। इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 36 न्यूटन। कैलकुलेट स्ट्रेस, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन, स्ट्रेन कैलकुलेट करना है और इंक्रीज इन लेंथ जिसको डेल्टा L कहते हैं ये भी कैलकुलेट करना है। जबकि y की वैल्यू गिवन ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है यंग्स मॉड्यूलस की, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं डेटा में अपने। यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये तो डेटा हो गया इस न्यूमेरिकल का, जो कि प्रॉब्लम को देखकर हमने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, सबसे पहले स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला जो कि आप यकीनन बहुत अच्छी तरह याद आपको हो गया होगा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की वैल्यू 36 न्यूटन जो आपको नज़र आ रही है, 36 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि ये दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻7 स्क्वायर मीटर। 36 को हमने डिवाइड किया 2.4 से तो ये आया 15 और 10 की पावर -7 ऊपर जाके बन गया 10 की पावर 7 और यूनिट्स जो बने वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, वैसे तो ये आंसर आप चाहें तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप फुल साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। 1.5 यानी पॉइंट को आप 1 टाइम पीछे ले गए तो 10 की पावर 1 आ गई और 10 की पावर 7 जो कि ये मिलकर बन गई 1.5 इंटू 10⁻8 विच इज़ द रिक्वायर्ड स्ट्रेस। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो अब है स्ट्रेन। स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास हम जानते हैं कि स्ट्रेन जो है वो होता है डेल्टा L अपॉन L, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा L की वैल्यू विच इज़ इंक्रीज इन लेंथ वो भी हमें नहीं पता, वो भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन। Instead, we use formula for Young's modulus y is equal to stress upon strain. Now, strain will be equal to stress upon Young's modulus. y इधर चला गया, strain यहाँ आ गया। तो इस फॉर्मूले से हम strain कैलकुलेट करेंगे। अब इससे हम नहीं कर सकते। स्ट्रेस की वैल्यू जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट की 1.5 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू
जो हमें यहाँ ऑलरेडी दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻11, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर मीटर कैंसिल हो गया, और 1.5 को डिवाइड किया हमने 1.8 से, ये आ रहा है 0.83, और 10 की पावर हो जाएगी, ये पावर 10 की पावर 8 11 में से माइनस हुआ तो ये आ गया 3, तो ये हो गया -3। और हम जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 8.3 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻3 यानी 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, ये हो गई स्ट्रेन की वैल्यू। इस तरह से कैलकुलेट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब हमारा थर्ड पार्ट है इसका, इंक्रीज इन लेंथ, जो कि हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंक्रीज इन लेंथ के लिए नंबर 3 फॉर डेल्टा एल, तो स्ट्रेन इक्वल्स डेल्टा एल अपॉन एल, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय एल, और स्ट्रेन की वैल्यू 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू 4 मीटर, जो कि ऑलरेडी हमें पहले से गिवन है। तो 8.3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर, और 8.3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 4 4 16 और 4 32 33, तो 33.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मीटर। और अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो पॉइंट एक पीछे आ जाएगा, 3.36 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, और ये आंसर बनता है 3.36 multiplied by 10⁻³ meter, which is the answer for delta L. I hope कि आपको ये समझ में आया होगा प्रॉब्लम। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 4 आप देख रहे हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। एक फोर्स है जो 10 न्यूटन की है, उसने एक्सटेंशन x प्रोड्यूस की इस स्प्रिंग में 2.5 सेंटीमीटर की, जिसको आपने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो 100 से डिवाइड करके ये आ गया 0.025 मीटर्स। व्हाट विल बी एक्सटेंशन इफ फोर्स इज 25 न्यूटन अप्लाइड टू अ स्प्रिंग। एक्सटेंशन क्या होगी अगर फोर्स 25 न्यूटन कर दी जाए। तो अब फोर्स चूंकि पहले 10 न्यूटन थी और अब चेंज होकर 25 न्यूटन हो गई है, तो हम उसको F1 कह देते हैं। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि अब फोर्स F1 हो गई, 25 न्यूटन हो गई, तो जाहिर बात है कि एक्सटेंशन भी चेंज हो जाएगी, और एक्सटेंशन अब वो होगी, उसको हमने सपोज कर लिया x1। तो अगर फोर्स 25 न्यूटन हो तो एक्सटेंशन x1 कितनी होगी, ये पूछा है पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। अब उन्होंने पूछा है कि फोर्स क्या होगी, उन्होंने फिर फोर्स पूछी है, लिहाजा हमने इसको सपोज कर लिया F2 कि ये F2 रिक्वायर्ड है इफ द एक्सटेंशन इज x2 जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब एक्सटेंशन अगर 4 सेंटीमीटर हो तो फोर्स कितनी होगी F2। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें फोर्स और एक्सटेंशन दोनों दी हुई है, दूसरे पार्ट में हमें फोर्स दी हुई है, एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी है, और तीसरे पार्ट में फोर्स कैलकुलेट करनी है और एक्सटेंशन दी हुई है। तो चलते हैं इसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले तो मसला ये है कि यहाँ फोर्स और एक्सटेंशन का चूंकि जिक्र आ रहा है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इट इज़ रिलेटेड टू हुक्स लॉ फॉर हेलिकल स्प्रिंग। वेरी गुड। तो हुक्स लॉ फॉर हेलिकल स्प्रिंग में सबसे पहले हमें स्प्रिंग कांस्टेंट K फाइंड करना होगा, उसके बाद ही हम डिफरेंट फोर्सेज और डिफरेंट एक्सटेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
तो सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट के, और उसके लिए फॉर्मूला होता है के एफ इज इक्वल टू के एक्स. सो के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स. तो के की वैल्यू हो गई एफ अपॉन एक्स. एफ चूंकि फर्स्ट कंडीशन में एफ 10 न्यूटन दिया हुआ है और एक्स जो है वो 0.025 मीटर दिया हुआ है. तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 0.025 विच इज 400. तो 400 इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर. ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसलिए हर जगह इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, यही 400. तो अब हम अप्लाई करते हैं पहले पार्ट में फॉर x1. अब हमें मालूम करना है x1. तो पता है हमें कि k इज इक्वल टू होता है f अपॉन एक्स. तो अगर फोर्स चेंज हो जाएगी F1 तो x भी चेंज हो जाएगा, एक्सटेंशन वो हो जाएगा x1. लेकिन k चूंकि कांस्टेंट है तो F1 और x1 का रेशो k ही रहेगा. इससे हम x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी x1 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय k. और F1 की वैल्यू हमें दी हुई है 25 न्यूटन, और k की वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड की 400 न्यूटन पर मीटर. तो इससे हमारे पास x1 की वैल्यू आई 25 को हमने डिवाइड किया 400 से, तो ये 1 अपॉन 25 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ गया 0.0625. और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, और मीटर की पावर -1 जब हम ऊपर लिखेंगे तो मीटर की पावर +1 हो जाएगी, यानी मीटर हो जाएगा, जो कि एक्सटेंशन का यूनिट आ गया. एक तो हमारे पास एक्सटेंशन x1 हमने कैलकुलेट कर ली. बी पार्ट में हमसे फोर्स पूछी जा रही है फॉर F2. जैसे आप देख रहे हैं कि फोर्स F2 कैलकुलेट करनी है और एक्सटेंशन दी हुई है हमें x2 4 सेंटीमीटर. दोबारा हम वही फॉर्मूला लगाएंगे k का. तो k इज इक्वल टू F2 अपॉन x2. इट मीन्स दैट F2 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय x2. क्योंकि x2 यहाँ आके k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और k की वैल्यू 400 न्यूटन पर मीटर है, और x2 की वैल्यू 0.04 मीटर है. 0.04 मीटर है, जो कि F2 की वैल्यू हमें बता रहा है कि 400 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 400. और 0.4 को जब पॉइंट हम यहाँ ले जाएंगे 4 के बाद, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2. और ये यूनिट जो बच रहा है न्यूटन पर मीटर और मीटर, तो ये मीटर से पर मीटर कैंसिल हो गया, और 10 की पावर 2 और 10 की पावर -2 का ये 2 - 2 0 हो गई, 10 की पावर 4 4 16. तो F2 ये हो गया 16 न्यूटन, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आई होगी. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 5. अ वुमेन वेइंग 500 न्यूटन, एक औरत है जिसका वेट 500 न्यूटन है, वेयर्स अ हील ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर. उसने हील्स पहनी हुई हैं, तो एक हील का जो एरिया है उसकी, वो एरिया 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है. ठीक है. एन एलिफेंट वेइंग 54,000 न्यूटन, एक एलिफेंट है, हाथी है, उसका वेट इतना है, और उसके फुट का जो एरिया है, 1 फुट का यानी 1 पाउंड का जो एरिया है उसका, वो 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर है. ठीक है. कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 हील ऑफ वुमेन विद दैट ऑफ 1 फुट ऑफ एलिफेंट. औरत की एक हील का जो प्रेशर पड़ेगा ज़मीन पे जब वो हील रखेगी, उस प्रेशर को कंपेयर करना है
हाथी के 1 फुट के प्रेशर से जो ज़मीन पे रखेगा, तो देखने में तो ये लग रहा है कि हाथी, चूँकि ज़ाहिर बात है 54,000 न्यूटन का एक इतना बड़ा हैवी एनिमल है, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा और औरत का जो हील का प्रेशर है वो कम होगा। लेकिन हम चेक करते हैं, कंपेयर करने को कहा गया है। तो हम सबसे पहले तो लेते हैं वेट ऑफ द वुमेन। ये वुमेन का डेटा हमने बना लिया। एरिया ए उसका 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। और स्क्वायर सेंटीमीटर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर -4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका एरिया आ गया, एरिया ऑफ द हील ऑफ द वुमेन। सेकेंडली, फॉर एलिफेंट वेट W 54,000 न्यूटन है और एरिया ऑफ इट्स हिज फुट इज 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर विच इज 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। और स्क्वायर सेंटीमीटर को हमने स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई किया। और 900 को जब कन्वर्ट किया हमने 10 की पावर्स में, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आएगा। और 10 की पावर 2 और 10 की पावर -2 मिलके बन गया 10 की पावर -2। तो ये तो एरिया आ गया फुट ऑफ द एलिफेंट का। नाउ अब जो हमें काम करना है वो ये करना है कि प्रेशर कैलकुलेट करना है एक्सर्टेड बाय 1 हील ऑफ वुमेन और उसके बाद फिर 1 फुट ऑफ एलिफेंट। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। और वुमेन के लिए अगर हम करेंगे तो वुमेन के लिए जो प्रेशर आएगा फोर्स वेट के बराबर है। तो 500 न्यूटन की फोर्स है और एरिया है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4 स्क्वायर मीटर। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 हो गया, ये -4 ऊपर चला गया, 10 की पावर 4 हो गया न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये प्रेशर हो गया। और अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें ऑर्डिनरी फॉर्म में तो 10 की पावर 4 का मतलब 10,000 और 5 1 ज़ा 5 और 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं, तो ये 6 ज़ीरो यहाँ आ गए। तो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 हील ऑफ वुमेन विच इज 50 lakhs न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 50 लाख न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर। और प्रेशर का यूनिट जो हम स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, उसको हम पास्कल कहते हैं, PA। तो ये तो प्रेशर आ गया वुमेन की हील का। नाउ सेकंड पार्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 फुट ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का 1 फुट जो है उसका प्रेशर मालूम करना है, फॉर्मूला वही होगा फोर्स अपॉन एरिया। एलिमेंट जो फोर्स है उसकी वो है उसका वेट जो कि है 54,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 9 इंटू 10 टू पावर -2 स्क्वायर मीटर। और ये हमारा कन्वर्ट हुआ तो 5.4 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 न्यूटन और 10 की पावर -2 ऊपर जाके हो गई 10 की पावर 2 और ये हो गया न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और डिवाइडेड बाय 9। तो 5.4 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 0.6 और 10 की पावर 4 और 2 ये हो गया 6 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और 10 की पावर 6 को हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 10 लाख। और जब इसको मल्टीप्लाई किया 0.6 से तो ये हो गया 6 6
600,000 यानी 6 लाख। तो 6 लाख पास्कल्स का प्रेशर है एलिफेंट के 1 फुट का, और वुमेन की एक हील का प्रेशर है 50 लैक्स। कहाँ 50 लाख और कहाँ 6 लाख। तो एक हील जो एक औरत की है जिसका वेट सिर्फ 500 न्यूटन है, उसकी हील का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि अगर उस हील को कोई औरत पहनकर अगर किसी मट्टी वाली दलदली जगह पर जाएगी तो उस हील से काफ़ी गड़ा बन जाएगा, जबकि एलिफेंट अगर वहाँ पाँव रखेगा तो बहुत ज़्यादा नीचे तक वो गड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब है एलिफेंट का जो प्रेशर है वो कम होता है फुट का, और हील का प्रेशर ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है? इसका रीज़न एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कम होना है, क्योंकि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। आप यहाँ नोट करें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है 10 की पावर -4 और यहाँ है 9 × 10 की पावर -2, यानी 100 टाइम्स यहाँ ज़्यादा है एरिया और यहाँ 100 टाइम्स एरिया कम है। इसीलिए 100 टाइम्स जो प्रेशर है वो बढ़ गया वहाँ पर जहाँ पर एरिया 100 टाइम्स कम है। तो इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से प्रेशर ज़्यादा आता है, तो वुमेन के हील का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। तो ये अमेजिंग रिज़ल्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एक अच्छी आपकी बुक में दिया हुआ है और हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में भी इस तरह से ये पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको चैप्टर 9 के ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं मौजूद हूँ, या फिर आप वीडियो में कमेंट्स में लिख के आप दे सकते हैं। तो अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा और वेट कीजिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि हम किसी नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपके लिए अच्छी से लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।